हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिटरमिनेंट लेक्चर नंबर 4। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। उम्मीद है जो प्रॉपर्टीज हैं नंबर 1 से 10 तक वो आपने अच्छे से समझ ली हैं, याद कर ली हैं सीक्वेंस वाइज। तो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। या फिर आपको कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंड, मतलब बिना विस्तार के इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सारोस फॉर्मूला या फिर एक्सपेंड करने वाला मेथड यूज करने शुरू कर दें, नहीं, प्रॉपर्टी यूज करनी है। और प्रॉपर्टी यूज करने की जो प्रोसेस है मैं यहां पर बताऊंगा, आपको समझना है। लेकिन तब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा प्रॉपर्टीज का यूज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए जी, सबसे पहले आप इस डिटरमिनेंट को 30 सेकंड के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। आप पहले कॉलम को देख रहे हो 49, 39, 10, दूसरा कॉलम 172, तीसरा कॉलम है 841। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। एक तरीका तो ये है ही आपके पास मल्टीप्लाई करने वाला, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें तो इसके मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा देखने पर आपको लगेगा कि थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम को ध्यान से देखिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और इस कॉलम को जोड़ दिया उसमें, तो 8 × 48 और 1 49, 8 × 32 और 7 39, 8 और 2 10। यानी इस कॉलम पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आप डिटरमिनेंट, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट जो दे रखा वो क्या है, 49, 39, 10, 1 7 2 6 4 1। एक काम तो सीधा सीधा ये किया मैंने कि थर्ड कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी यूज की C1 पर, क्या कहा, C1 माइनस 8C3, इसको 8 से मल्टीप्लाई। याद करो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करके, किसी अचर संख्या k से गुणा करके किसी दूसरे कॉलम या दूसरी रो में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। जैसे ही मैं ये काम करता हूं मुझे डिटरमिनेंट क्या मिलने वाला है, देखो 8 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड कॉलम एज इट इज, कोई चेंज नहीं सेकंड कॉलम में, ठीक है। थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं किया आपने। आपने प्रॉपर्टी कौन से कॉलम पर लगाई है, फर्स्ट कॉलम पर। क्या किया है, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, तो 8 से 48, 49 में से 48 माइनस हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। 8 × 32, ये माइनस हो गए, 7 रह गया, ये माइनस हुआ, 8 से मल्टीप्लाई किया 2। अब आप यहां देख पा रहे हैं क्या, इन दोनों कॉलम्स को ध्यान से देखो, क्या आप ये कह रहे हैं कि C1 और C2 कॉलम बिल्कुल सेम आ गए। और ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि इफ 2 रो और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यदि 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ क्या हैं, समान हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये लो जी आंसर। आप एक काम ये भी कर सकते थे यहीं पर, ये काम तो हुआ ही कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हुआ, ये आ गया। साथ ही साथ एक काम और भी कर देते, -C2 भी कर देते यहीं पर -C2 भी। मतलब पहले तो क्या करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, फिर C2 को भी माइनस करना है। आप ये कहो ना, C2 को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है या 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तब आपको यहां पर क्या मिल जाता, साथ ही ये माइनस हो 0 0 0। और यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0।
बन सकता था। तो ये चीज जो है वो आपको खुद को समझनी है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन सॉल्व एनी डिटर्मिनेंट विद इन सेकेंड। बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक में से ही है। देखो दे रखा है 1ab + c, ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट आपका गिवन है 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम देखो abc है और थर्ड कॉलम है b + c c + a + b। फिर से 10 सेकंड ऑब्जर्व करोगे, अपने आप अगला रिजल्ट समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है, यहां देखो b + c है, a नहीं है, यहां c + a है, b नहीं है, यहां a + b है, c नहीं है। तो मैं क्या करूं, ये वाला कॉलम इधर ऐड कर दूं। मतलब किस पर अप्लाई करो, C3 पर। क्या अप्लाई करो, C3 + C2 कर दिया जाए। आप एक्चुअली आपने क्या किया पता है, C2 को 1 से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड किया। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। और ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी करो 1 1 1, सेकेंड कॉलम एज इट इज कॉपी करो a b c, थर्ड कॉलम ये इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा a + b + c। ये c + a है, b ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा a + b + c, a + b c ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा a + b + c। मैंने ये ऐसे लिखा तो तुरंत समझ में आ गया कि ये a + b + c थर्ड कॉलम में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। आपका जवाब हाँ में होगा। तो जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a + b + c मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 याद करो। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि अगर कोई नंबर बाहर है तो उसको किसी एक कॉलम या एक रो से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अगर अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको बाहर लिख दो, बस। ये प्रॉपर्टी कॉमन लेने में, एक रो या एक कॉलम से, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाता है और डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहां से मैं a + b + c कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास में क्या बचा, 1 1 1 a b c और यहां भी 1 1 1। अब देखो जी, फिर से आप देख पा रहे हैं कि ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन सा है, कॉलम 1 और कॉलम 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो क्या होगी, 0 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 0। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आ गई। क्यों, a + b + c मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया। तो है आसान काम। प्रॉपर्टीज याद होना प्लस अप्लाई करना आना और साथ में प्रैक्टिस, ये तीनों काम होंगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। 3 नंबर के लिए पूछ लेता कई बार ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन ही, हालांकि इतना भी छोटा नहीं पूछता, आगे आएंगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस में। इस बार देखो ध्यान से, a - b b - c c - a, ये पहला कॉलम, m - n n - p p - m x - y y - z z - x, ये भी एक डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है। तो एक काम मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मैंने इतना सा काम किया, R1 को चेंज किया R1 + R2 + R3। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 6 में ही मैंने ये आपको लिखाया है कि किसी डिटर्मिनेंट की सभी रो को एक जगह पर ऐड करके लिख सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, मतलब R1 R2 R3 इन सबको कैसे जोड़ के ऊपर लिख दो। ठीक है, इस R1 को रिप्लेस करना है R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, ऐसे तीनों को जोड़ो। तो देखो -b + b कैंसिल आउट, -c + c कैंसिल आउट, -a + a कैंसिल आउट, यहां क्या आ जाएगा 0 और नीचे b - c है और नीचे c - a। ध्यान दें, प्रॉपर्टी किस पर लगाई है आपने, R1 पर। क्या किया है, तीनों रो को ऐड कर दिया, तीनों रो को एक जगह इकट्ठा करके आपने लिख दिया। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, यही काम है। सोचो आपने पहले ये लगाया फिर ये किया, तो एक साथ कर सकते हैं ये काम।
ऐसे इन तीनों को एक जगह पर ऐड करेंगे तो देखो माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा। और ये एन माइनस पी पी माइनस एम, और ऐसे यहां पर 0 वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर, क्या तो मुझे याद आ रहा है 8 थी शायद, प्रॉपर्टी नंबर 8। यदि किसी डिटरमिनेंट की सभी रो या किसी रो के सभी एलिमेंट या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 अप्लाई हो गई रो 1 पर। अब आप ये मत सोच लेना कि हमेशा 0 ही आएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस में। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में ये ऐसे ही है जिनमें 0 आंसर आ रहा है, अलग भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत जगह पर काम में आने वाला क्वेश्चन। एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, डेल्टा इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, ओके, सेकेंड कॉलम है एक्स वाई जेड, थर्ड कॉलम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और हमें इसके बराबर में, इसके इक्वल में प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे, सोचना कहां से शुरू करना है। देखो दो टारगेट होते हैं, एक तो आरएचएस को देखते हुए चलो, एक दूसरा टारगेट ये होता है कि जब भी किसी एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट 1 1 1 आ रहे हैं तो एक को फिक्स करके बाकियों को उसमें से माइनस कर दो। मेरी बात समझ रहे हो कैसे? जैसे इस एक को मैंने फिक्स कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान दें, मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई, मतलब ये इसमें से माइनस करना है। समझ लीजिए, एक्स में से वाई माइनस, ये इसमें से माइनस करना है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगला करना है वाई माइनस जेड, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से हो जाएगा। समझ रहे हो, वाई माइनस जेड, वाई के नीचे जेड है, ऐसे माइनस होंगे। तो फिर फाइनली हमारे पास में ये 1 रह जाएगा। आपको आरएचएस को ध्यान में रखते हुए चलना है। एक्स माइनस वाई यहां से मिलेगा, वाई माइनस जेड यहां से मिलेगा, नीचे वाला ऊपर माइनस वाई। और एक की याद रखना, 3x3 के डिटरमिनेंट 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं इसका मतलब काम क्या किया आपने वो देखो। आपने सिर्फ एक एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकते, अगर इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसकी पूरी रो वाले इसमें से माइनस होंगे। ठीक है, यानी आप क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। इसका मतलब R3 अभी एज इट इज है। ओके, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 0, ये इसमें से माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये इसमें से माइनस हो जाएगा 0, ये इधर हो गया y माइनस जेड, और ये इसमें से हो गया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और थर्ड रो अभी एज इट इज है, 2 रो या 2 कॉलम पर ही एक साथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप फर्स्ट रो में से क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट रो में x माइनस वाई यहां है, इसके भी तो फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, क्या x माइनस वाई x प्लस वाई। तो मैंने फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया। सेकंड रो में से यहां 0 है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया। जैसे ही ये कॉमन निकाला, यहां और 0, ये 0, ये 1, x माइनस वाई कॉमन आ चुका है तो 1, y माइनस जेड कॉमन आ चुका है 1, नीचे वाला z है ही, यहां रह गया x प्लस वाई, यहां पर रह गया y प्लस जेड, और यहां रह गया जेड स्क्वायर।
बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरी बात समझेंगे। क्या किया मैंने, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, समझे, इसमें से कॉमन निकाला, इसमें से कॉमन निकाला, यहां x माइनस वाई, ये देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वाई रह गया। जब भी कभी किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो दिख जाए तो काम वहीं पर रोक दो और उस जीरो के, उस 1 के ऊपर गोला बनाओ, उसकी रो को, उसके कॉलम को छोड़ दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आ गया काम, ये है ही। तो बताओ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है यहां से वो क्या मिलेगा, आप कहेंगे y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से y कैंसिल आउट, क्या रह गया z माइनस एक्स। तो फाइनली हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो हमें मिला, पहले से ऑलरेडी x माइनस वाई, y माइनस जेड दो फैक्टर थे, अब z माइनस एक्स तीसरा फैक्टर और आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यही हमें प्रूव करना था। हाँ इतना ध्यान रखना, ये जो 1 है ये प्लस पोजीशन पर होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर माइनस पोजीशन पर है तो इसके पीछे पहले माइनस और लगाएंगे। किसी एक रो में 2 जीरो या 2 जीरो मिल जाए, एक 1 मिल जाए, तो सबसे पहले क्या करें, उस 1 के ऊपर कि रो को कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बने उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है, खत्म बात। ओके, ये हमारा काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस ये कुछ बातें लिख दिया करो, जैसे यहां पर ये काम किया तो यहां लिख देंगे लैंग्वेज में, क्या, टेकिंग x माइनस वाई, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम रो 1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो 2। रो 1 में से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं तथा रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन लेते हैं। यहां पर लिख देना एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू कॉलम, जिस रो कॉलम में 2 जीरो आ गए तो एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू कॉलम 1, यानी कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ओके, चलिए जी फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डेल्टा इक्वल, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या, b प्लस सी q प्लस आर y प्लस जेड, ठीक है, c प्लस a r प्लस p और z प्लस x, a प्लस b p प्लस q और x प्लस y। इस डिटर्मिनेंट को भी आप 30 सेकंड तक ढंग से देखेंगे, तब जाकर के एक बात निकल करके आएगी कि ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है, ABC ऐसे तो नहीं बन रहे, लेकिन अगर आप इन तीनों को एक साथ ऐड कर देते हो, देखो इन तीनों को एक जगह पर ऐड कर देते हो, इन तीनों को एक जगह पर ऐड कर देते हो, इनको एक जगह पर ऐड कर देते हो, बात को समझो। क्या कहने चाह रहे हैं अपन कि इसको भी इसमें ऐड कर दो, इसको भी इसमें ऐड कर दो, इसको भी इसमें ऐड कर दो। फर्स्ट कॉलम में ये पूरा ही ऐड होगा इधर, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों को ऐड कर दो, समझे बात को। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ध्यान दें, अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो 2 बार तो ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इनको ऐड करोगे तो 2 बार आर, 2 बार पी, 2 बार क्यू, तो 2p प्लस क्यू प्लस आर, और इनको ऐड करोगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। यानी आपने किया क्या है वो भी मैं लिखूं यहां पर, कॉलम 1 रिप्लेस बाई c1 प्लस c2 प्लस c3, सबसे पहले ये दिमाग में आना है, और c प्लस a r प्लस p और z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। ठीक है जी, अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहीं पर लिख रहा हूं, देखो 2 2 2 हर जगह से कॉमन निकाला, यहां लिख दिया, बात खत्म। फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, देखो सामने 2 चाहिए बाहर। अब आप देखिए यहां है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, आगे देखो यहां पर है c प्लस ए, यहां पर क्या है c प्लस ए। अगर ये c प्लस ए इधर आ जाए, माइनस हो जाए इसमें से,
तो बी रह जाएगा क्या, सिर्फ बी रह जाएगा। ये आर प्लस पी भी इधर आएगा तो क्यू पी आर प्लस पी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यू रह जाएगा। ये इधर आएगा तो जेड और एक्स कैंसिल आउट, वाई रह जाएगा, मतलब बी क्यू वाई बचेगा। और देखो बी क्यू वाई सेकंड रो है, बाद में हम क्या करेंगे उसको उधर चेंज कर देंगे, वो तो बाद की बात है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि मैं C1 को रिप्लेस करूं C1 माइनस C2 से। तो मेरे पास में डेल्टा क्या रह गया, 2 पहले से बाहर आ गया, ये इसमें से माइनस हुआ तो C और A कैंसिल तो B, ये इसमें से P और R कैंसिल तो Q, Z और X कैंसिल तो Y। और यहां पर देखो C प्लस A R प्लस P, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि ऐसा करने पर कुछ भी नहीं होता, और हम यही कर रहे हैं, हम उसी का सहारा लेकर के ये काम कर रहे हैं। किसी एक रो में से दूसरी रो माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, किसी एक कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस प्लस कर रहे हैं। ऐसा करने पर प्रॉपर्टी 6 का सहारा मिल रहा है अपने को, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, बी क्यू वाई, या क्या देखो बी क्यू वाई, यहां देखो बी क्यू वाई, बी क्यू वाई, तो ये वाला इसमें से माइनस कर देते हैं, मतलब C3 में से किसको माइनस कर रहा हूं मैं, C1 को माइनस कर रहा हूं। ऐसा करने पर आपका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, थोड़ी जगह चाहिएगी, ये लीजिए, डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू, इसके बाद की बात हो रही है, हाँ जी, ये बी क्यू वाई, इधर देखो बी क्यू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी करो, सॉरी 2 बाहर लिखो पहले, फर्स्ट कॉलम थोड़ी जगह ये C3 पर लगा रहे हैं अपन तो ये हो जाएगा बी क्यू वाई C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। इधर देखो बी क्यू वाई कैंसिल तो APX बचा, APX। फिर देखा इधर देखो APX 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 है कि नहीं है, तो ऐसा करने का मतलब हुआ C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C3, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये बी क्यू वाई, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, A कैंसिल P कैंसिल X कैंसिल, तो क्या होगा CRZ APX जी, ये मिल गया। अब आपका काम इतना सा है, क्या हमें इस ऑर्डर में चाहिए, और ये ऑर्डर क्या देखो APX तीसरा कॉलम है, यहां APX पहला कॉलम है, तो तीसरे को पहले के स्थान पर लेके आ जाओ, मतलब C1 और C3 कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखो ऐसा करने पर डिटरमिनेंट के पीछे माइनस आएगा, अब डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, देखो यहां APX, यहां BQY और यहां CRZ, फिर BQY यहां नहीं चाहिए, बीच में चाहिए, तो BQY को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, मतलब C3 और C2 को भी इंटरचेंज कर देंगे। 2 इंटरचेंज जब कर देंगे तो पहले माइनस होगा फिर माइनस हो जाएगा, तो फाइनली वापस डेल्टा आपका वैसा का वैसा बन जाएगा। बात तो समझ रहे हैं, पहले एक चेंज हुआ, ये चेंज हुआ तो बाहर माइनस आया, फिर दूसरा चेंज होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देखो ये C1 C3 की जगह चला गया और C3 C1, तो यहां आया APX और ये इसकी जगह चला गया, ठीक है, तो BQY और ये CRZ, ऐसे आया ना, इतना चेंज करने पर तो माइनस आएगा आगे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं ये इधर आए, ये उधर चला जाए, ठीक है, तो एक और माइनस उसको प्लस बना देगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे न लिख करके कैसे लिखना है, BQY और CRZ, ये आपकी RHS साइड है, LHS हम लेकर के चले थे, प्रूव करना था, ये हो गया बस। ओके, बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन ही आता है बोर्ड में, पिछले सालों से लगातार आ रहा है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके अब ये क्वेश्चन 3 नंबर लाइक बनता है। ओके, पहले तो 5 नंबर का आता था राजस्थान बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार आपको ये कह रखा है कि ये तो गिवन है यहां से यहां तक का, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है और आपको ये प्रूव करना है।
ठीक है। अब लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि एक्स वाई जेड ऑल आर डिफरेंट, तीनों इक्वल नहीं है। समझ गए बात को। अब मैं पहले जो दे रखा है उस पर भी ध्यान नहीं दूंगा, जो प्रूव करना है उस पर भी ध्यान नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा ध्यान है इस डिटर्मिनेंट पर। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपका? डिटर्मिनेंट है, ध्यान दो, डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब। एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों की बुक में ये क्वेश्चन है। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो 2 या 2 से अधिक नंबर्स के सम में हो तो डिटर्मिनेंट के 2 पार्ट कर दो। यहां से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करो? प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? एक्स वाई जेड, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक बार तो यहां पर थर्ड कॉलम में 1 1 1, एक बार एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां एक्स क्यूब है वाई क्यूब जेड। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम इसमें। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। यहां पर ये कॉलम तो ला रहा हूं यहां पर, पूरी बात समझिएगा, ठीक है, और ये इधर ले जा रहा हूं और फिर ये ऐसे ले आ रहा हूं। मतलब क्या किया मैंने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था वैसे ही C1 और C3 को इंटरचेंज किया और साथ ही साथ C3 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। ऐसा करने पर जो आपका डिटर्मिनेंट है डेल्टा, वो क्या बना? 1 1 1 यहां आ गया। ठीक है, पहले तो एक्स वाई जेड यहां गया C3 की जगह पर और फिर C2 की जगह पर आ गया, तो यहां आ गया एक्स वाई जेड, और फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आपका डेल्टा चल रहा है। यहां देखो अगली डिटर्मिनेंट में इस कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल लिख दिया, सॉरी रो में से, इस रो में से y कॉमन आ रहा है, इस रो में से z कॉमन आ रहा है। यहां क्या रह गया? 1 x कॉमन आ गया ना, तो 1 x स्क्वायर, फिर 1 y स्क्वायर, फिर इसमें से देखो z कॉमन निकालिया 1 z और z स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गई हो कि मैंने ये काम क्यों किया। आप क्या देख पा रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट यहां भी है, ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया, आया नहीं? तो जैसे ये डिटर्मिनेंट कॉमन आया, स्पेस बनाते हैं, जैसे ही ये डिटर्मिनेंट आपका कॉमन आया, आप पहुंच गए डेल्टा इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को निकाल लिया कॉमन, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां क्या रह गया? 1, पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ गया, प्लस एक्स वाई जेड। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो तो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया है पीछे, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, तो ये होता है। तो ये पूरा काम आप दोबारा करके इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और साथ में ये तो पूरा इसका आ गया, और साथ में 1 प्लस एक्स वाई जेड भी है। ये आपके डिटर्मिनेंट के फैक्टर हो गए। आप ये सोचो। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, बट x नॉट इक्वल टू 0, सॉरी y नॉट इक्वल टू z। न तो x y के इक्वल है, न y z के इक्वल है, न z x के इक्वल है। अब सोच के देखो, अगर ऐसा है तो क्या आप ये कहेंगे कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0? क्यों भाई? क्योंकि x और y बराबर नहीं है,
जब दो नंबर बराबर नहीं है तो उनका डिफरेंस 0 कैसे आ सकता है? y और z भी बराबर नहीं है तो y माइनस जेड भी 0 नहीं हो सकता, और z माइनस जेड और x भी बराबर नहीं है तो क्या ये नॉट इक्वल टू 0 आएंगे? सोचो सोचो, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, उसमें 4 फैक्टर हैं, 4 में से 3 0 नहीं हो सकते, श्योर हो गए आप। तो फिर बचा कौन? एक ही फैक्टर बचा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, अपनी बुक में है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बनता है। डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव नहीं करना था, ये तो गिवन था, आपको प्रूव ये करना था, और ये भी गिवन है। ओके, फटाफट नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। आसान सा क्वेश्चन है। आपका डिटर्मिनेंट है 1/a स्क्वायर bc, 1/b स्क्वायर ca, 1/c स्क्वायर और ab। एक चीज गौर करो, देखें इस रो में 1/a आ रहा है, और यहां पर देखो abc बनने में a की कमी है। इस रो में 1/b आ रहा है, यहां पर abc बनने में b की कमी है। इस रो में 1/c आ रहा है और abc बनने के लिए c की कमी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हुए क्या किया जा रहा है, देखो रो 1 मल्टीप्लाई बाई a, रो 2 मल्टीप्लाई बाई b एंड रो 3 मल्टीप्लाई बाई c। अगर ऐसा मैं करता हूं तो डेल्टा डेल्टा थोड़ी रहेगा, नहीं। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू दुगुनी हो जाती है 3 से। किसी एक रो को करने पर, यहां तो तीनों को किया, R1 को मल्टीप्लाई किया डेल्टा से तो पहले डेल्टा था, अब हो जाएगा a डेल्टा। R2 को b से किया तो b डेल्टा और c डेल्टा, तो टोटल हो जाएगा abc डेल्टा इक्वल। अब देखो जनरली क्या होता है बुक में, ये abc यहां ना लिख करके इधर नीचे लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? डेल्टा इज इक्वल टू 1/abc। बात समझ गए? ये एक्चुअली abc डेल्टा है। अब इस रो को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/a इंटू a तो 1 हो गया। ये क्या हो गया? a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो गया, और यहां हो गया abc। यहां देखिए 1 हो गया, b क्यूब हो गया, और ये abc हो गया, रो 2। पूरी रो 2 को b से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरी को c से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को, तो 1 c क्यूब और abc। तुरंत ही अगली स्टेप तो समझ में आ गई कि abc कॉमन निकाल लो। abc जैसे कॉमन आएगा, ऑलरेडी abc है, abc से abc कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू, अब बताइए 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यहां हो गया 1 1 1। abc हमने कॉमन निकाल लिया, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे, चलो एक काम करो, इसको abc को इधर ही रखो, यहां abc आ जाएगा, abc से abc कैंसिल हो जाएगा, फिर से डेल्टा आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। काम बहुत आसान है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल अप हो रहा है। हम कल के लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस जो आपकी बुक के ही होंगे उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा कल वाला, ठीक है, और जैसे ही वो लेक्चर होगा उसके साथ ही आपका ये जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो काम आपको करने हैं, PDF वगैरह अपलोड कर दी गई है, प्रैक्टिस करें
कुछ DPPs में कुछ क्वेश्चन डाल देंगे। आप अपने बोर्ड की बुक NCERT की बुक के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप श्योर हो जाओगे कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन 100%। इन तीनों चैप्टर से आसान चैप्टर कोई सा है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, तो चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच।